हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सभी पीवाईक्यू जो कि जुलाई अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे, राइट। एंड आप सभी को बताया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आपके लिए जब से सिलेबस रिमूव हुआ है, क्योंकि जनाब सिलेबस भले ही हट गया हो बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आज भी 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 2024 के सभी पीवाईक्यू उठा के देख सकते हैं। केमिस्ट्री में अगर 30 क्वेश्चन आए हैं जनाब, तो 10 से 11 क्वेश्चन आए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, भले ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 5 चैप्टर बचे हों, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर है, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस वजह से आपको सभी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, डेफिनेटली। तो ये जनाब इस वीडियो को भी हम शुरू करने वाले हैं, बट उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 2022, 23 एंड 24 के पीवाईक्यूज हम इसी चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। काफ़ी कुछ हो गया है, अगर कुछ नहीं हुआ है तो आगे आने वाले वक्त में वो भी करा दिया जाएगा, राइट। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि कुछ भी क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस ना हो, राइट। और भी हमने रिवीजन वीडियोस करा रखे हैं, तो जनाब उन्हें भी देखिए, काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को जनाब ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है जनाब। ये 25 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस। आपके पास 4 मेटल कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, ठीक है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स दैट एब्जॉर्ब्स लाइट विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके, तो आपसे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है उस कॉम्प्लेक्स का जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो आपको सबसे पहले पता करना होगा इन 4 में से ऐसा कौन सा है जिसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी, सबसे छोटी वेवलेंथ होगी। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किस पर डिपेंड करती है। तो जनाब हम आपको बताना चाहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होने वाली है, राइट। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ दैट इज लैम्डा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं तो जनाब क्वेश्चन क्रैक नहीं हो पाएंगे, राइट। अगर ये बात आपको आती है तो ठीक है, आगे आप क्वेश्चन में प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। अब इन चारों को देखिए। अब ये आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस में होगी, राइट। CFSE मैक्सिमम किस में होगी, जिसमें CFSE मैक्सिमम होगी उसी की तो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होने वाली है, सिंपल, ठीक है। आप चारों को देखिए एंड यहाँ पर पता करिए कि सभी में कोबाल्ट है। यस, ऑब्वियसली सभी में कोबाल्ट है। अब जनाब पता करिए कि कोबाल्ट पर कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जनाब यहाँ पर तो +3 होने वाली है, राइट। NH3 यहाँ पर बाहर +3 है तो डेफिनेटली +3 अंदर हो जाएगी। यहाँ पर जनाब 5 है, 2 है, तो यस अंदर यहाँ पर भी +3 ही हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जनाब समझने का प्रयास करिए और सीखिए ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं, राइट। डेफिनेटली ये सभी कुछ आपको पता होगा, पहली क्लास में ही ये सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, राइट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब भी पहली क्लास आपने करी होगी तो वह सारी चीज़ें यहाँ पर सिखा दी जाती हैं। उसको बार बार यहाँ पर क्वेश्चंस के दौरान एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, राइट। CN 6 है, बाहर 3 माइनस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी +3 ही हो जाने वाला है क्योंकि CN पर -1 चार्ज होता है, राइट। चलिए यहाँ पर थोड़ा बता ही देते हैं, CN पर -1 चार्ज होता है, CN होल 6 है तो -6 यहाँ पर हो जाएगा, बाहर -3 है, तो डेफिनेटली यहाँ पर +3 होना चाहिए तभी तो वायलेंस हो पाएगा, राइट। ठीक है, यहाँ पर भी जनाब +3 ही होने वाला है। तो सभी में कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आपके लिए कुछ तो आसान हुआ ही हुआ। अब देखिए CN साइनाइड, ये जनाब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। एंड इन चारों में आपको ये पता करना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसी की CFSE सबसे ज़्यादा होने वाली है, दैट मीन्स उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। चलिए यहाँ पर इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, राइट। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड NH3 CN H2O, तो ऑब्वियसली CN इन सभी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो 3 वाला सबसे ज़्यादा होने वाला है। चलिए यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। तो नंबर 3 यानी कि CN साइनाइड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। अगर हम इन चारों की बात करें तो अगर आपको ऑर्डर नहीं पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का तो जनाब पढ़िए, याद करिए। डेफिनेटली हमने अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिवीजन वीडियो में बता रखा है जनाब, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं, राइट। याद करने का तरीका भी आपको बताया गया है। अगर वो सारी चीज़ें आती होंगी तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्रैक करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर पता है जनाब यहीं पर रुकिए और आगे करते हैं। CN के बाद बारी आएगी NH3 H2O तो जनाब सबसे लास्ट में होने ही वाला है। H2O तो वीक फील्ड लिगेंड होता ही होता है, तो फोर्थ को लास्ट में कर देंगे।
अब बारी है 1 2 को कैसे अरेंज करेंगे। 1 2 यस, यहाँ पर भी NH3 है, यहाँ पर भी NH3 है, बट यहाँ पर NH3 6 होगा। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, प्रिंटिंग एरर है जनाब, यहाँ पर NH3 6 होगा, राइट। यहाँ पर NH3 5 है, ओके। यहाँ पर जनाब Cl बचा, यानी कि एक Cl यहाँ पर मान लीजिए, एक NH3 यहाँ पर मान लीजिए, क्योंकि 5 NH3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ समझना है यहाँ पर ऐसे होगा। बट जब आप देखेंगे CO3 प्लस, ओके, खास बात ये, वैसे तो NH3 वीक फील्ड लिगेंड होता है, वैसे तो NH3 को वीक फील्ड लिगेंड मानते हैं, बट कोबाल्ट 3 प्लस के केस में NH3 एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो इसके पास NH3 ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये वाला स्ट्रांग होने वाला है इन कंपैरिजन टू सेकेंड वन, राइट। क्योंकि जैसा कि हमने आपसे कहा कि CO3 प्लस के केस में NH3 स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। सिंपल है, ये हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर। हालांकि आपसे ऑर्डर पूछा नहीं गया था, अगर आपने सिर्फ इतना ही करेक्ट कर लिया था कि थर्ड वन का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होने वाला है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होने वाला है थर्ड वन, तो दैट मीन्स CO3 प्लस, इसका हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, राइट। क्योंकि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड इसका है, तो CFSE भी इसकी सबसे ज़्यादा होने वाली है, दैट मीन्स शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी इसी की होगी। तो हमको थर्ड वाले का निकालना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि CO3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है जनाब, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कॉपी, दैट मीन्स 27 एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट का, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा न्यूट्रल कोबाल्ट का, 4s2 3d7, बट यहाँ पर है CO3 प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस केस में क्या होगा 3d6, राइट, 3d6 हो जाएगा, ओके। चलिए इस तरीके से हम फिलिंग करेंगे 1 2 3 4। बहुत ध्यान से देखिएगा, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करवा देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 जा चुके हैं, 6 की पेयरिंग हो चुकी है, यानी कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं बचा है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो जनाब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से हो जाएगा, राइट। क्योंकि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू अंडर रूट n+2, ये तो फॉर्मूला होता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है 0, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 ही होने वाला है। आई थिंक ये सारी चीज़ समझ में आ चुकी होंगी। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, अगर आपको ये वाला चीज़ नहीं पता है कि CFSE इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो इस क्वेश्चन को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करिए, इन चीज़ों को नोट करिए, आसानी से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, यस, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज। यहाँ पर भी कुछ खास चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन क्रैक करने में आसानी रहने वाली है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। देखिए एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे। जितना ज़्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। सिंपल है, ये चीज़ें अगर नहीं पता है तो दिक्कतें हैं, अगर पता है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको लिख लीजिए एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट। चलिए हम लिख ही देते हैं एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट। बाकी आप समझदार हैं, इसको अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट करना मत भूलिएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं लिखना है जनाब। तो हटाइए, जस्ट सेकेंड, स्क्रीन थोड़ी सी हैंग करने लगी है, बट दैट्स इट, ओके। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आप लिख सकते हैं, राइट, राइट। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आप यहाँ पर लिख लीजिए, तो आसानी रहेगी आपको समझने में। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, राइट, इसको अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, काफ़ी फायदा होने वाला है। समझने की जनाब कोशिश करिए। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लिगेंड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, स्प्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा होने वाली है, राइट। CFSE उतनी ही ज़्यादा होगी, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होने वाला है। ये सभी चीज़ें आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, राइट, एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। सिंपल है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज़्यादा है, CFSE ज़्यादा होने वाली है, स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा होने वाली है, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होने वाला है। तो इन तीनों में चेक करिए कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो EN ऑब्वियसली स्ट्रांग होने वाला है, NH3 वीक फील्ड लिगेंड होता है, एंड H2O भी वीक फील्ड लिगेंड होता है, बट H2O काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, तो दैट मीन्स A की सबसे ज़्यादा होने वाली है, देन B एंड देन C।
राइट। EN यानी कि इथाइलिडीन। तो ये हो जाएगा जनाब करेक्ट ऑर्डर, राइट। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोले आप, या फिर एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का भी करेक्ट ऑर्डर यही होने वाला है, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन का भी करेक्ट ऑर्डर यही होने वाला है। सिंपल है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ABC, यानी कि दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है एंड आंसर में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया हुआ है। बाकी आप इतने समझदार हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। 26 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था, द डिफरेंस बिटवीन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ। ओके, तो बेसिक आपके पास दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और उनके बीच में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है दोनों का, फिर उसका डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये क्वेश्चन आसान है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। अगर आप आसानी से कई बार अपनी प्रैक्टिस करी होंगी इन चीज़ों की, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में आप अभी तक महारत हासिल कर चुके होंगे। चलिए तो अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर भी कर देते हैं। जनाब यहाँ पर कोबाल्ट पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है, Cl2 की वजह से यहाँ पर कोबाल्ट 2+ हो जाने वाला है, राइट। कोबाल्ट 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होने वाला है, 3d7, राइट। क्योंकि कोबाल्ट, न्यूट्रल कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4s2 3d7, बट इन केस ऑफ CO2+ तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस ऑर्बिटल से, तो बचेंगे 7 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में, राइट। 3d7 इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने वाला है। देखिए जनाब, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होने वाली। सिंपल है, समझ आ रहा है जनाब जो भी हम बोल रहे हैं। H2O वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। फीलिंग कैसे करेंगे हम 7 इलेक्ट्रॉन्स की, ध्यान से देखिए। इस तरीके से ड्रॉ करिए d ऑर्बिटल को। पेयरिंग पहले नहीं होने वाली, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7, गॉट इट। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, n = 3। जनाब जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के हिसाब से तो आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल पाएंगे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इधर आइए, क्रोमियम, क्रोमियम पर जनाब क्या होने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl3+ बाहर है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्रोमियम 3+ ही हो जाने वाली है ऑक्सीडेशन स्टेट। जनाब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, न्यूट्रल क्रोमियम का होता है 4s1 3d5, इसका होने वाला है 3d3, राइट। एंड यहाँ पर भी H2O यानी कि वीक फील्ड लिगेंड है तो जनाब पेयरिंग नहीं होने वाली, राइट। ये हो जाएगी हमारी d ऑर्बिटल। फिलिंग करेंगे हम 1 2 3, राइट। तीनों इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने। n = 3 यहाँ पर भी है, n = 3 यहाँ पर भी है। तो अगर आप आगे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो जनाब आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। सिंपल, n = 3 यहाँ पर भी है, n = 3 यहाँ पर भी है, तो जनाब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम ही आने वाला है। एंड उसका डिफरेंस आपसे पूछा गया है तो जनाब डिफरेंस ऑब्वियसली 0 ही होने वाला है, कुछ भी यहाँ पर नहीं आने वाला है। एक दूसरे को जब आप घटाएंगे तो डेफिनेटली 0 ही मिलने वाला है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जनाब निकाल के देख लीजिए। इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, जितना यहाँ पर आने वाला है उतना ही यहाँ पर भी आने वाला है। क्वेश्चन आसान था, कुछ भी यहाँ पर टफ नहीं है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये पूछा गया था 26 जुलाई शिफ्ट 2 में। द मेटल कॉम्प्लेक्स दैट इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब जनाब क्या होता है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, राइट। डायमैग्नेटिक के केस का मतलब क्या होता है जनाब, यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको। देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऐसा है जिसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी आपको एटॉमिक नंबर दे दिया गया है, आयरन का भी एंड कॉपर का भी। जनाब यहाँ पर कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगी, K3, यानी कि बाहर तो 3+ है तो जनाब इस कॉम्प्लेक्स पर आने वाला है 3-, दैट मीन्स Cu+ हो जाने वाला है। क्या आपको ये समझ आया जो मैंने किया, आना चाहिए। देखिए जनाब 3+ हो जाने वाला है पोटेशियम की वजह से, क्योंकि पोटेशियम पर 1+1 होता है, 3 पोटेशियम है, 3+ रखेगा। जब ये बाहर जाएगा तो इस कॉम्प्लेक्स पर 3 नेगेटिव तो छोड़ेगा, राइट। 3 नेगेटिव छोड़ दिया इस कॉम्प्लेक्स पर। Cn -1 चार्ज होल्ड करता है, साइनाइड -1 चार्ज होल्ड करता है। 4 साइनाइड है तो -4 हो जाएगा, -4 यहाँ पर है, -3 बाहर है, तो +1 यहाँ पर होना चाहिए जिससे यहाँ पर उसके अंदर -3 हो जाए और बाहर भी -3 हो जाए। सिंपल, समझ आ गया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो इधर आइए। अब मान लेते हैं कॉपर का X है प्लस, अभी अभी हमने आपको बताया कि Cn का -1 होता है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। Cn का चार्ज -1 होता है, 4 Cn है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर क्या आने वाला है, 3 माइनस का, राइट। -3 कैसे आया, क्योंकि जनाब पोटेशियम +1 चार्ज होल्ड करता है, 3 पोटेशियम है, 3 पॉजिटिव हो जाएंगे तो 3 निगेटिव इस कॉम्प्लेक्स पर आ जाने वाले हैं। सिंपल है।
अब इससे बेहतर तो जनाब नहीं समझाया जा सकता, ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही चुका होगा। तो -3 इस तरफ रहेगा, -4 इस तरफ आएगा तो +4 हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर +1 ही आपको मिलने वाला है, राइट, Cu+1। बाकी आगे का आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। Cu+ के केस में जनाब क्या होने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने वाली है 3D10। सभी को पता है क्रोमियम एंड कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल होता है। तो कॉपर के केस में, न्यूट्रल कॉपर के केस में 4s1 3D10 होता है। तो कॉपर +1 के केस में एक इलेक्ट्रॉन जाने वाला है s ऑर्बिटल से, यानी कि d ऑर्बिटल के सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहने वाले हैं 3D10। एंड आपको यही तो यहाँ पर चाहिए था। डायमैग्नेटिक के लिए मैंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहने वाले हैं। Cu+ के केस में ही ऐसा होगा 3D10, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। सिंपल है, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। बट यस, हम यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं, तो यस डेफिनेटली हम आगे देखेंगे एंड पता करेंगे कि BCD सही क्यों नहीं होने वाले। यहाँ पर K2 है, यानी कि कॉपर 2+ हो जाने वाला है। देखिए, अब बार बार एक चीज़ को एक्सप्लेन करने का कोई सेंस बनता नहीं है। यहाँ पर अगर आपको समझ में आ चुका है तो डेफिनेटली इसको निकालना बहुत ही आसान हो चुका है। Cu2+ के केस में हो जाने वाला है 3D9। तो जब आप इसकी फिलिंग करेंगे तो आपको एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलने ही वाला है, राइट। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए फटाफट से करके देख ही लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, राइट। तो 1 CN है साइनाइड, तो फटाफट से पेयरिंग भी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड यही वो इलेक्ट्रॉन है जो इसको डायमैग्नेटिक नहीं होने देगा, पैरामैग्नेटिक बना के रखेगा, राइट। इधर भी देख लीजिए Fe, यहाँ पर तो Fe आ चुका है, Fe+1 हो जाएगा, राइट। Fe+1 हो जाएगा तो जनाब यहाँ पर Fe+1 दैट मीन्स 4s1 3D6 होने वाला है, 4s1, यानी कि s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, जिसकी वजह से ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नहीं होने वाला। s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, राइट। एंड इस तरफ भी देख लीजिए Fe2+ होगा या 3+ होगा, 2+ होगा, यस Fe2+। Fe2+ के केस में क्या होने वाला है, Fe2+ में क्या होने वाला है जनाब, 4s1 4s0 हो जाएगा यहाँ पर, एंड 3D6 होने वाला है। 4s1 यहाँ पर था तो एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालना है हमको, तो s ऑर्बिटल से ही दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, दैट मीन्स 3D6। गॉट इट जनाब, 3D6। अभी आपको लग रहा होगा कि सारे पेयर हो जाएंगे, नहीं होंगे जनाब। यहाँ पर है क्लोरीन, क्लोरीन है यहाँ पर, साइनाइड नहीं है। क्लोरीन का मतलब वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं होगी। इसकी फिलिंग कैसे होगी, ये 6 इलेक्ट्रॉन हम d ऑर्बिटल में कैसे फिल करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। साइनाइड के केस में तो फटाफट से पेयरिंग हो गई थी। अगर यहाँ पर साइनाइड होता, आई रिपीट, अगर यहाँ पर साइनाइड होता, क्लोरीन की जगह पर अगर साइनाइड होता दैट इज CN, तो डेफिनेटली ये भी आपका डायमैग्नेटिक होने वाला था, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग वो करवा देता। बट इन केस ऑफ क्लोरीन पेयरिंग नहीं होगी, फिलिंग इस तरीके से होने वाली है 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो डायमैग्नेटिक तो किसी भी केस में नहीं होने वाला, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा, राइट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी के 3 ऑप्शन गलत कैसे हो रहे हैं। सिंपल है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 को करना चाहिए। यस, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद फार्मूला COCl3 NH3 होल 4 करेस्पॉन्ड्स टू 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, देन द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, ये आपने ये पहली बार देखा होगा या फिर हो सकता है एट द एंड आप इसको रेगुलर तो नहीं देखते हैं। 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जनाब हुआ एक बार +1 होने वाला है, एक बार -1 होने वाला है, राइट। चलिए आपको अच्छी तरीके से हम समझाते हैं। जनाब यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब होता है कि मेटल आयन पर एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार निगेटिव होगा। अभी तक समझ में नहीं आया तो जनाब इसको ध्यान से देखिए और यहाँ पर देखिए, जो पॉसिबिलिटी है इसके थ्रू, जो पॉसिबिलिटी है कॉम्प्लेक्स बनने की, वो जनाब क्या है, अंदर 6 लिगेंड होने वाले हैं, राइट। यहाँ पर क्या है, 4 NH3 हैं, 3 Cl हैं, तो डेफिनेटली एक Cl बाहर आएगा। तो इस तरीके से करिए, CO एंड NH3 4 को एज इट इज रखिए, या फिर Cl2 को पहले लिख लेते हैं, Cl2 NH3 होल 4। अभी आपको लगा कि Cl2 क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर तो Cl3 लिखा हुआ है। जैसा मैंने आपसे कहा कि अंदर काउंटिंग 6 होनी चाहिए लिगेंड्स की, 4 NH3 हो जाने वाले हैं, 2 Cl2 हो जाएंगे, तो डेफिनेटली 6 हो जाएंगे, तो बाहर एक Cl3 आ जाएगा। एंड यहाँ पर होगा -1, यहाँ पर हो जाएगा +1,
राइट, वही आपको यहाँ पर लिखा गया है, इसका यही मतलब होता है 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। यस, इतना तो क्रैक हो गया। अब कुछ तो आसानी हुई है। आगे क्या कहा गया है, देन द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम। तो अगर आपको ये नहीं बताया कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है तो फंस जाएंगे जनाब। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंपल है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसी को हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। सिंपल, सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। तो जनाब सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट है, तो इसको देखिए एंड बताइए यहाँ पर क्या होने वाली है ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 यहाँ पर है, NH3 जीरो हो जाएगा। ओके, तो जनाब यहाँ पर +3 हो जाने वाली है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो यही ऑक्सीडेशन स्टेट को ही तो हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। दैट मीन्स 3 हो जाने वाला है इसका करेक्ट ऑर्डर। CO3+ कैसे होगा, +1 बाहर है, ऑब्वियसली है, इसको चलिए हम x मानते हैं। Cl2 की वजह से क्या हो जाने वाला है, -1 लिख लीजिए, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, -2 हो जाने वाला है। NH3 पर कोई भी चार्ज नहीं होता है तो इसकी वजह से 0 होने वाला है, इक्वल टू +1 तो आपको ऑलरेडी बाहर दिया गया है। बाकी आपको चार्ज याद होने चाहिए, NH3 का चार्ज क्या होता है, H2O का क्या होता है, CN का क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको याद होंगी, 8-10 चार्ज हैं, आप याद कर लीजिए या फिर आपको निकालना भी आता होगा, याद कर लो, आसानी रहेगी। x एज इट इज रहेगा, -2 इधर जाएगा, -2 इधर जाएगा, +2 हो जाएगा, +1 ऑलरेडी है तो जनाब 3 तो आने वाला है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी। दैट मीन्स प्राइमरी वैलेंसी 3 होने वाली है। गॉट इट, सही है। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन देयर कॉम्प्लेक्सेज आर कॉमन व्हेन लिगेंड्स हैव गुड पाई एक्सेप्टिंग कैरेक्टर। बिल्कुल सही, यही सही है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स इन देयर कॉम्प्लेक्सेज आर कॉमन, यानी कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स की कॉमन कब होती है, जब पाई एक्सेप्टिंग कैरेक्टर उनका बेहतरीन होता है, राइट। सिंपल है, हैव गुड सिग्मा डोनर कैरेक्टर आर हैविंग गुड पाई डोनेटिंग एबिलिटी। ओके, तो ये जनाब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर पाएंगे, ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, एज इट इज लाइन्स उठाकर दे दी गई हैं। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 27 जुलाई शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है, तो पढ़िए। Fe3+ कटायन गिव्स अ प्रूशियन ब्लू, ओहो, प्रूशियन ब्लू टर्न्स बुल्स ब्लू, कितनी बार पूछेगा जनाब, मोहब्बत है उसको इन दो शब्दों से, प्रूशियन ब्लू टर्न्स बुल्स ब्लू, ये दोनों कैसे बनते हैं, इनका फॉर्मूला क्या है, ये सब कुछ आपको रटा हुआ होना चाहिए, राइट। आगे बढ़िए, Fe3+ कटायन गिव्स अ प्रूशियन ब्लू प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यानी कि जब Fe3+ की रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड से तो एक प्रेसिपिटेट बनती है प्रूशियन ब्लू कलर की, उसका फॉर्मूला क्या है, बस ये आपसे पूछा गया है। सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रूशियन ब्लू जो बनता है उसका फॉर्मूला क्या है, तो बताइए क्या सही होने वाला है। अगर आपको याद है तभी आप इसको कर पाएंगे, अगर आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, कोई लॉजिक कुछ नहीं काम आएगा, कुछ भी पुरानी नॉलेज आपकी काम नहीं होने वाली, एज इट इज याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होने वाला है। यही इसी को हम बोलते हैं प्रूशियन ब्लू, राइट। एंड चलिए इसका फॉर्मेशन आपको बता देते हैं थोड़ा सा, ऐसे बनने वाला है। Fe3+ होता है, ओके, एंड जनाब क्या होने वाला है, Fe इधर भी हो जाने वाला है और CN6 होगा, तो ऐसे रखते हैं फिलहाल के लिए। एंड पोटेशियम को यहाँ से हटाइए, डायरेक्टली हम यहाँ पर 4 नेगेटिव लिख लेते हैं, राइट। एंड अब ये वाला बनने वाला है, जब इसकी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यही बनने वाला है Fe4, एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप FeCN6, 3 बाहर आ जाने वाला है, FeCN, जस्ट अ सेकेंड, FeCN6 एंड बाहर में 3 आ जाने वाला है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आप रिएक्शन बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, यहाँ पर 3 लिख लेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सो आपको आता ही होगा, ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। प्रूशियन ब्लू टर्न्स ब्लू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो आपको भी आना चाहिए। आगे बढ़े जनाब, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन फेलिंग रिएजेंट, तो अगर आपको फेलिंग रिएजेंट नहीं बताया तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फेलिंग रिएजेंट में जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा गया है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, राइट। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फेलिंग रिएजेंट के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ओके। तो जनाब फेलिंग रिएजेंट होता है कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH।
इसके सॉल्यूशन को ही हम बोलते हैं फेलिंग रिएजेंट। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली Cu2+ ही आपको आपका करेक्ट आंसर दे पाएगा। Cu2+ हमने कैसे ले लिया, क्योंकि जनाब SO4 2- चार्ज कैरी करता है, तो Cu+2 चार्ज कैरी करेगा, क्योंकि एट द एंड यहाँ पर कोई भी चार्ज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, न्यूट्रल है ऑब्वियसली। Cu2+ के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 3D9। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बार बार एक्सप्लेन करना हमें भी अच्छा नहीं लगता है एंड आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। Cu2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D9 हो जाने वाली है। इसकी जब आप फिलिंग करेंगे तो आपको n=1 यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलने वाला है, या फिर आप फिलिंग करके देख ही लीजिए। 1 2 3 4 राइट, जनाब फिलिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। इसी की वजह से आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। ये होता है जनाब फॉर्मूला। n+2 आप करेंगे, आने वाला है यहाँ पर जनाब 1 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, √3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.73 आने वाला है। 1.73 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आप 2 लिख पाएंगे। सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फेलिंग रिएजेंट आता है तो जनाब चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान कर सके। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 9, टोटल नंबर ऑफ रिलेटिवली मोर स्टेबल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, तो ये जनाब एक अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है एंड आपको बताना है कि स्टेबल आइसोमर, तो ये यानी कि कितने आइसोमर पॉसिबल हैं। देखिए ध्यान से देखिए, कितने आइसोमर इसके पॉसिबल हैं। SCN को हम ऐसे लिखिए, सबसे पहले बहुत ध्यान से हमको देखना है, थोड़ी सी अच्छी डिजाइन के साथ आपको बताना चाहेंगे हम। EN इसी तरीके से जनाब यहाँ भी बना लीजिए, EN राइट, और दैट ओके, इसको सही से बनाइए। SCN यहाँ पर जोड़ रहे हैं, SCN SCN जनाब, एक तो ये हो गया, ये स्टेबल है, दैट्स इट। आगे आइए, CU, और जनाब इसी प्रकार से यहाँ पर भी EN आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरफ भी जनाब ऐसे ही करिए, EN, सॉरी हटाइए यहाँ से, स्क्रीन एक बार फिर से परेशान कर रही है, तो इसको ऐसे हटाएंगे हम, EN EN। और यहाँ पर क्या था, SCN। आपको ये पता होना चाहिए कि SCN NCS की तरह भी लिखा जा सकता है, राइट। अगर डोनर एटम चेंज हो जाएं तो यहाँ पर भी NCS हो जाएगा, सिंपल है। दोनों SCN, दोनों NCS। अब तीसरा क्या बनेगा, एक SCN और एक NCS। तो जस्ट अ सेकेंड, हम पेन चेंज कर लेते हैं, वेट, यस, CU EN तो एज इट इज रहने ही वाला है, क्योंकि इसको बदलने का कोई मतलब है नहीं जनाब। CU EN इस तरीके से हो जाने वाला है, राइट, यहाँ पर भी EN हो जाएगा, ग्रेट। अब एक बार तो आपको SCN ऐड करना है, एक बार NCS ऐड करना है जनाब। ये हो जाएंगे आपके पास पॉसिबल आइसोमर, राइट। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1 2 3, तो यानी कि 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आसानी से देख सकते हैं, आप अपनी कॉपी में ड्रॉ भी कर सकते हैं, समझने के इरादे से भी देखिए, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। आगे बढ़ें, यस, क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है जनाब। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जनाब, ये है मैचिंग टाइप क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको इस तरफ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं एंड उनका हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है, एंड वही आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होने वाला है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने में आसान लगे, बट एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो आपको फंसा के रखेगा, एंड वो है ए वाला, NiCO4। CO पर कितना चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, 0 होता है। CO यानी कि कार्बोनिल पर 0 चार्ज होता है, दैट मीन्स Ni0 होने वाला है। Ni0 यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाना ही नहीं है। 4s2 3d8। अब होना है यहाँ पर कुछ खास, कैसे, CO बहुत पावरफुल है जनाब। CO बहुत पावरफुल लिगेंड है, इतना पावरफुल है कि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को भी उठाकर d ऑर्बिटल में फेंक देगा, s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी d ऑर्बिटल में उठा के फेंक देगा, इतना पावरफुल है।
और अगर ये ऐसा करेगा तो जनाब हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, sp3, सिंपल है। 4s2 3d8 की बजाय हो जाएगा 4s0 3d10 इन केस ऑफ NiCO होल 4, क्योंकि जनाब इतना पावरफुल होता है CO लिगेंड कि s ऑर्बिटल के भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठा के d ऑर्बिटल में फेंक देगा, राइट। ओके, बाकी आपको हमें पता है कि आपको ऑक्टाहेड्रल वाले सही आसान लग रहे होंगे, तो चलिए उनको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। सी वाले को देखिए, CO CN होल 6 3+, यानी कि CO 3+ होने वाला है। CO 3+ होने वाला है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 3d6 होने वाला है, राइट। 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो क्या होने वाला है आगे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। CO CN होल 6, CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग करवा देगा, सभी की पेयरिंग हो जाएगी, राइट। सभी की जब पेयरिंग हो जाएगी, चलिए आपको एक बार अच्छी तरीके से दिखाते हैं कैसे क्या होने वाला है। साइनाइड है, सभी की पेयरिंग हो जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 दो ऑर्बिटल बच चुके हैं डी ऑर्बिटल के, राइट। दो खाने बच चुके हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होने वाला है, D2sp3। ये कैसे बनाया हमको, चलिए यहाँ पर एक s ऑर्बिटल बनाते हैं एंड p ऑर्बिटल को हमने नीचे रखा हुआ है क्योंकि आगे स्पेस नहीं है। जो ये CN है यानी कि 6 लिगेंड जो आपके पास है साइनाइड, एक साइनाइड यहाँ पर जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और 3 जाने वाले हैं p ऑर्बिटल में। इसी वजह से इसको हम बोलेंगे D2sp3 यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जनाब। तो C का क्या होने वाला है, थर्ड वन। एंड जो आप CO F6 यानी कि फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, ऑब्वियसली CO3+ यहाँ पर भी होने वाला है। फ्लोरीन क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, जो आपने पेयरिंग यहाँ पर पहले कर दी है वो पेयरिंग पहले नहीं होगी, यानी कि चलिए इसको भी ड्रॉ कर ही लेते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, बाकी हमें पता है कि सारी चीज़ें आपको आती होंगी। F6 हेलोजन, पेयरिंग नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 जनाब डी ऑर्बिटल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो sp3, राइट। sp3d2 होने वाला है, D2sp3 नहीं होगा, D2sp3 के लिए आपको यहाँ पर ऑर्बिटल खाली भी तो चाहिए, बट ऑर्बिटल खाली नहीं है तो sp3d2 ये होने वाला है, तो इसका हो जाने वाला है सेकेंड। आप इसको भी कैलकुलेट कर देख पाएंगे, sp3 यहाँ पर है, dsp2 यहाँ पर हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। बाकी इसको आपको याद रखना है, ये कुछ खास चीज है, अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में नहीं जाते तो CO d में आता, बट इतना पावरफुल है कि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया उठा के उसने d ऑर्बिटल में, तो d ऑर्बिटल में जगह ही नहीं बची है, sp3 में ही होने वाले हैं। इस तरीके से फीलिंग होने वाली है यहाँ पर भी, सही है। देखिए फर्स्ट का ए का फर्स्ट इसमें है, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, सी का थर्ड, यस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक बार प्रैक्टिस और कैसे करनी है एंड आप आसानी से इन चीज़ों को सॉल्व करके देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। FeCN होल 6 3- शुड बी एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपको बता दिया गया है। इग्नोरिंग द पेयरिंग एनर्जी को हमें इग्नोर कर देना है। द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दैट मीन्स CFSE आपसे पूछा गया है एंड इग्नोरिंग द पेयरिंग एनर्जी को इग्नोर कर देना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ तो रहा नहीं है, आसानी से आप कर लेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला आपको अगर आता होगा तो क्वेश्चन आसानी से क्रैक हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस कॉम्प्लेक्स को देखिए एंड बताइए Fe पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 है, राइट। Fe+3 के केस में होने वाला है 3d5, Fe+3 के केस में होने वाला है 3d5 एंड अब आप इसकी स्प्लिटिंग करेंगे। CN साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर आपको नहीं भी पता था तब भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनाब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के ही केस में होता है, तो अगर आपको CN नहीं भी पता था तब भी आप यहाँ से क्रैक कर सकते थे। पर चलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है यानी कि इस तरीके से आप यहाँ पर रखेंगे, T2G के 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे एंड EG के 2 ऑर्बिटल ऊपर हो जाएंगे, काफ़ी डिस्टेंस जनाब यहाँ पर हो जाएगी क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो क्या मतलब हुआ, आगे समझने का प्रयास करते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, फिलिंग करिए 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा यही डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड पर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि चौथे इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाने से बेहतर होता है यहीं पर आ जाए। इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड
स्प्लिटिंग कम होती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयरिंग करने के बजाय ऊपर जाना ही प्रीफर करता है। सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पर देखिए स्प्लिटिंग ज़्यादा है यानी कि इनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने से अच्छा है यहीं पर पेयरिंग कर लेगा, उससे आसानी रहेगी। जनाब चौथा इलेक्ट्रॉन भी यहीं आएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन भी यहीं आएगा, तो इसका जो होने वाला है वो है T2G5 EG0, यानी कि T2G में 5 इलेक्ट्रॉन है, EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आपको अगर CFSE का फॉर्मूला आता है तो इस क्वेश्चन को क्रैक करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। CFSE, इसको देखिए T2G के नीचे जो भी होता है उसको हम निगेटिव मानते हैं, उस एनर्जी को ऊपर पॉजिटिव मानते हैं, बट यहाँ पर पॉजिटिव का कोई भी सेंस बनेगा नहीं क्योंकि ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो एट द एंड वो जीरो ही हो जाने वाला है। CFSE का फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए जनाब, रटा हुआ होना चाहिए। फिलहाल के लिए हम आपको यहाँ पर लिखते हैं 0.4 माइनस 0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। चलिए फॉर्मूला आपको बताते हैं हम। माइनस जीरो मतलब माइनस तो पहले ही होने वाला है, -0 क्यों है बताइए, -0.4 होता है। जस्ट अ सेकेंड, यस, -0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल प्लस 0.6, यहाँ पर 0.6 होने वाला है प्लस में ही, माइनस नहीं होगा, माइनस जनाब नीचे वाले में होता है क्योंकि एक इस तरीके से लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ होने वाली है, तो हम बैरी सेंटर बोलते हैं। जब आप नीचे आएंगे तो निगेटिव होता है, जो आपको यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। 0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल, ये फार्मूला होता है। इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल ये फार्मूला होता है, बट यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में है नहीं, तो ये वाला जीरो हो जाने वाला है। सिंपल है, ये जीरो हो जाएगा, बट ऊपर 0.4 माइनस का इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है T2G ऑर्बिटल में, 5 हैं, डेल्टा नॉट आगे आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो जनाब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -2.0 डेल्टा नॉट आने वाला है, माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है, डेल्टा नॉट भी लिखा हुआ है, तो आपको एट द एंड सिर्फ 2 ही यहाँ पर लिखना था। कैसा लगा ये क्वेश्चन? आसान ही है, कुछ भी यहाँ पर टफ नहीं है। अगर आपको इतना सा फॉर्मूला आता है तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा, एंड डेफिनेटली ये फॉर्मूला कोई ऐसा नहीं है जो आपको खोद के निकालना पड़ेगा। कई बार आपकी आंखों के सामने से निकलेगा ये वाला फॉर्मूला जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ रहे होंगे, सही है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 29 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर सेकेंड undergo structural distortion. John Taylor, which one of the given copper second complex will show the maximum structural distortion? तो बड़ा ही जनाब डिफरेंट सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको यूजुअली देखने को मिलते नहीं है, राइट। तो बहुत ही ध्यान से हमको समझने की कोशिश करनी है। क्या कहा गया है आपसे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर सेकेंड यानी कि Cu2+ अंडरगो स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर एक नाम है जनाब, अभी बताते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या क्या होता है। विच वन ऑफ द कॉपर सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस विल शो द मैक्सिमम स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन। ओके, दैट्स ग्रेट। जनाब जॉन टेलर के अकॉर्डिंग डिजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम अनस्टेबल होगा एंड विल अंडरगो सम काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन। दोबारा से रिपीट करते हैं, समझने का प्रयास करिए, बाकी इसी तरीके से इस चीज को समझाया जा सकता है। दोबारा सुनते हैं हम। जॉन टेलर के अकॉर्डिंग कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टेबल होगा अगर हम बात करें डिजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की, तो राइट। कुछ समझ में आया, अच्छी बात है, जितना आया उतनी अच्छी बात है, बाकी जो नहीं आया है वो आगे समझ में आएगा, राइट। दैट मीन्स सिमेट्री एंड एनर्जी को लो कर देगा, सिमेट्री एंड एनर्जी कम हो जाने वाली है, राइट। दैट मीन्स डिजेनरेट स्टेट को फर्दर स्प्रेडिंग से रोक देगा, राइट। चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं और यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बार बार देखने को भी नहीं मिलता है, थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप का क्वेश्चन है, बट समझने का प्रयास करते हैं हम। सिमेट्री एंड एनर्जी कम हो जाने वाली है, राइट, जिसकी वजह से क्या हो जाने वाला है, जो डिजेनरेट स्टेट होता है उसको फर्दर स्प्लिटिंग से रोक देगा ये, राइट। डिजेनरेट स्टेट की फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होने वाली, राइट। और जनाब इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन होते हैं। जो D9 का इलेक्ट्रॉन होता है ना, D9 कॉन्फ़िगरेशन के केस में इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या होते हैं? या तो वो DZ² में जाए, DZ² में जाए, या फिर DX², Y², इनमें से किसी एक में जा सकता है, राइट। ये ऑप्शन उसके पास होता है।
और यहाँ पर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, D9 में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर जनाब dz² में जाता है, तो अगेन अगर वो इलेक्ट्रॉन dz² में जाता है, dz² को ऑक्यूपाई करता है, तो क्या होने वाला है? तो डेफिनेटली मेटल एंड जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने वाली है। अगर dz² में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मेटल एंड जेड एक्सिस के बीच वाले लिगेंड्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने वाली है, जेड एक्सिस, राइट। कुछ तो समझ आ ही रहा होगा, अच्छी बात है जनाब। तो ऐसा अगर हो जाएगा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होने वाला है इन कंपैरिजन टू अदर 4, राइट। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लिखते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होने वाला है। सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो आपने ये पढ़ा हुआ है जॉन टेलर, ये कहाँ पर अप्लाई होता है? ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में अप्लाई होता है मोस्टली ये ऑक्टाहेड्रल में वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। एंड यहाँ पर भी दो चीज़ें हो जाएंगी, एक हो जाएगा लो स्पिन में क्या क्या होता है, एंड एक हो जाएगा हाई स्पिन, राइट। हाई स्पिन, लो स्पिन में जनाब हो जाने वाला है D7 एंड D9, हाई स्पिन में हो जाने वाला है D4। जो ऑब्जर्व किया जाता है, जो डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व किया जाता है, वो इन्हीं कंडीशन में ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। एब्जॉर्ब नहीं, ऑब्जर्व किया जाता है, राइट, यानी कि देखा जाता है। लो स्पिन में D7 D9 कॉन्फ़िगरेशन होगी, हाई स्पिन में D4 कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो जनाब ऐसा कॉन्सेंट्रेशन देखा जाएगा, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन देखा जाएगा, ये डिस्टॉर्शन वाला, राइट, स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन, ऐसा कुछ देखा जाएगा। जनाब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा है ये Cu2+ हो जाने वाला है, राइट, Cu2+। तो Cu2+ का जनाब क्या हो जाएगा? D9 के ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तभी कोई बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको यूजुअली देखने को मिलता नहीं है। पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया गया था, राइट। तो इसको आप इग्नोर भी मार सकते हैं, मारना चाहें तो मार सकते हैं, बाकी अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, राइट, देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। तो जनाब ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 29 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन। ओके, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है एंड आपसे पूछा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट का एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सम। तो Na+ हो जाएगा, तो डेफिनेटली इस कॉम्प्लेक्स में आने वाला है निगेटिव चार्ज COBpYCl4, ये निगेटिव हो जाएगा। जनाब आप जब इस पर कैलकुलेट करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना अब समस्या नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो आने वाला है 3, एंड आपसे पूछा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जनाब कोऑर्डिनेशन नंबर आने वाला है इसका 6। सही है, 6 + 3 9 हो जाएगा। ऑप्शन ऐसे आप लिख देंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट। और यस, आपके पास स्ट्रक्चर भी है तो कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली, राइट। नाउ चलिए फटाफट से हमने इसको कंप्लीट किया। यस, क्वेश्चन नंबर 13 का जनाब आंसर था 9। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, आपने हमारे साथ बैठकर इस वीडियो को लास्ट तक देखा। 13 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इसके लिए जनाब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से PYQ प्रैक्टिस करते जाइए, अब काफ़ी बेहतर हो पाएंगे। आपने देखा होगा PYQ से कितना इन्फ्लुएंस्ड होने वाला है आपका पेपर, राइट, कि रिपीट होगा जनाब, वही कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। जनाब प्रैक्टिस करते जाइए। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, तो जाइए, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी, करिए। प्रिंट आउट फॉर्मेट आपको सब कुछ मिलने वाला है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है, चैप्टर वाइज है, तो जनाब कुछ भी दिक्कतें नहीं होने वाली। सब कुछ हमारे चैनल पे मौजूद है, सब्सक्राइब करके रखिए, क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा, राइट। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।